Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you are doing well at your homes and you are having a very precious time at your homes. So today is our lecture number 7th. We have done from lecture number 1 till lecture number 7th, lecture number 6. So अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, मदर टू सन पोइम कर ली है, निकाबावनस यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है विद ऑल द रीडिंग, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स एंड द sentences which we have done in the previous lecture. Right, and till now we have also done one story which was the dog and his shadow. Previous lecture में हम वो कर चुके हैं, एक टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस. तो आई होप सो कि आप लोग जो भी वर्किंग मैं आपको करवा रही हूँ वो आप साथ साथ नोट डाउन करते जा रहे हैं अपने नोटबुक्स पर. राइट, तो स्टूडेंट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात जो है या एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगी, और उस पर अगर आप अमल करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी सो मच बेटर फॉर यू. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपसे ये कहा था कि आप लोग जो जो चीज़ें लर्न कर रहे हैं वो साथ साथ आप लिखते भी जाएं, उनको राइट डाउन भी करते जाएं, एक दफ़ा याद करें एंड देन उसको लाजमी एक दफ़ा लिख कर देखें. क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो आपकी बहुत सी मिस्टेक्स जो हैं वो आपको पता चलती हैं कि मेरे में क्या मिस्टेक्स थी या मेरे वर्किंग में भी क्या डेफिशिएंसी रहती है, फिर आप उसको जो है वो ओवरकम कर सकते हो. राइट, तो एक और चीज़ जो मैं आज आपसे कहना चाहूँगी कि हम जितने भी यूनिट्स करेंगे, अभी तक हमने निकाबावनस किया है, मदर टू सन किया है विच वाज अ पोएम, नेक्स्ट भी हम लोग इंशाल्लाह बाकी जो हैं वो यूनिट्स करेंगे. तो आपने क्या करना है कि हम जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको लिखवाती हूँ, जैसे बोर्ड पर रीडिंग करते हुए मैंने वर्ड्स टू नो भी लिख दिए थे, तो आपने वो नोट डाउन किए होंगे, ओबियसली अपनी बुक पर लिखनी होंगे. इसके साथ साथ जो भी हम स्टोरी करेंगे, एसेस करेंगे या लेटर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए या आपको लगता है कि इन वर्ड्स का मीनिंग मुझे पहले नहीं आता था, उन वर्ड्स को आपने सेपरेटली एक नोटबुक लें या एक डायरी बना लें, उन पर आप नोट डाउन करते जाएं. ठीक है, जैसे हम रीडिंग में वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं आप उनको भी एक नोटबुक में या डायरी में लिखते जाएं. तो आपके पास लास्ट में आप देखेंगे कि आपके पास एक पूरा एक वोकैबुलरी बैंक बन जाएगा, यानी एक बहुत सारे आपके पास न्यू वर्ड्स जो हैं वो आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएंगे. करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है कि जो जो वर्ड्स हम लर्न करते जा रहे हैं, न्यू वर्ड्स आप लर्न कर रहे हो जो आपने पहले नहीं सीखे हुए, वो आपने एक सेपरेट नोटबुक या डायरी में नोट डाउन करते जाना है. राइट, और फिर उसके बाद आप क्या करें कि आप डेली उनको एक दफ़ा देख लें, उन पर निगाह डाल लें. जितने भी आपने उसमें वर्ड्स लिखे होंगे उनको आप एक दफ़ा देख लेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल रियलाइज़ कि ये वर्ड्स जो हैं वो आपके खुद ब खुद आपके माइंड में जो हैं वो बैठते जा रहे हैं. या जब आप क्रिएटिव राइटिंग करोगे, कुछ लिखोगे, तो आप फील करोगे कि वो जो वर्ड्स मैंने लर्न कर लिए हैं वो आप खुद से यूज़ भी करने लग जाओगे, अपने सेंटेंसेस मेकिंग में यूज़ करोगे, जो आपके पास टेंसेस आएंगे उनमें यूज़ कर सकते हैं आप लोग. और इसके साथ साथ अपनी क्रिएटिव राइटिंग में ऑब्वियसली उसमें तो आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो आपने ये काम लाजमी करना है अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए कि आप सेपरेटली अपने जो है वर्ड्स टू नो या डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो लिखते जाएं. राइट, इससे आप देखेंगे विद इन 1 वीक आप नोट करेंगे कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो इन्हांस हुई है, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, आपके पास बहुत से न्यू वर्ड्स आ गए हैं जो आपको पहले नहीं आते थे. और जब आप डेली उन्हें देखोगे, डेली देखेंगे कि ये वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं ये कौन से हैं, एटलीस्ट 10-20 आप वर्ड्स देख ही सकते हैं ना डेली, तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत अच्छे से याद भी रह जाएंगे, वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएंगे. राइट, तो इसी के बारे में मैं एक और चीज़ भी आप कहना चाहूँगी कि अगर आप इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा हो जाएगा. इंटरेस्टिंग आप इसे कैसे बना सकते हैं कि एक बॉक्स लें. राइट, आपके घर में कोई ना कोई एक एम्प्टी बॉक्स होगा या कोई ऐसा बॉक्स होगा जिसका जो यूज़ में नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो आप बॉक्स लें. और अगर आप चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली ये कर लें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए. एक बॉक्स लें उसके और फिर उसके अंदर स्मॉल शीट ऑफ पेपर पर, यानी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेकर या चार्ट पेपर ले लें, उस पर आप ईच वर्ड यानी एक एक लफ्ज़ जो है वो लिख लें और उस बॉक्स में डाल लें. फिर आपने क्या करना है, आपने डेली वो बॉक्स ओपन करना है और उसमें से वो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स या डेली तमाम वर्ड्स को देख लें. ये अगर आप इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इसे बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं. राइट, और फिर आप वो बॉक्स अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी जो कज़न्स हैं या जो भी आपके मतलब फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा लगेगा. अपनी फ्रेंड्स से भी कहें कि वो भी एक वोकैबुलरी बॉक्स बनाएं और आपके साथ शेयर करें. इस तरह तो आप बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं, मज़ीद लर्न कर सकते हैं. तो अगर आप सिंपल वर्किंग करना चाहते हैं तो आप वोकैबुलरी जो भी आप लर्न कर रहे हैं न्यू, उसको सेपरेटली राइट डाउन करते जाएं.
या अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो एक बॉक्स में छोटे छोटे कागज़ पर या छोटे छोटे चार्ट पेपर ले लें, उसके ऊपर लिख कर वोकैबुलरी जो है या न्यू वर्ड्स जो आप लर्न कर रहे हो वो उसमें आप डालते जाओ और डेली उसको ओपन करके देखो कि ये कि कौन से वर्ड्स मैंने लिखे थे। तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल रियलाइज़ कि मैं अब जो मेरी वोकैबुलरी है वो इन्हांस होती जा रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम आज पढ़ने वाले हैं ऐसे नंबर 1। ठीक है, ऐसे नंबर 1 हम करेंगे विच इज़ माई कंट्री। ये ऐसे हम करेंगे एट पेज नंबर 58। ये आपने नोट्स में से करना है और स्टूडेंट्स ये आपका इंग्लिश बी का वर्क है। ठीक है, ऐसे राइटिंग है, इसके बारे में मैं आपको मज़ीद भी कुछ अभी चलकर बताऊंगी। नेक्स्ट आपने करनी होगी 1 एप्लीकेशन विच इज़ एट पेज नंबर 56, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स द नोट्स की तरफ आ जाते हैं। पेज नंबर 58 ओपन कर लें अपने नोट्स में से और हम ये ऐसे नंबर 1 जो है ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं, राइट। सबसे पहले तो आप ये सोचें या ये मुझे बताएं, अपने माइंड में एक दफ़ा रिकॉल करें कि जो भी आपने एसेस अभी तक लर्न किए हैं टिल 5th ग्रेड, जो भी एसेस आप लोगों ने लर्न किए हैं वो किस स्टाइल में लिखे जाते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम स्टोरी पढ़ी थी द डॉग एंड हिज शैडो, जो मैंने आपको बताई कि ये पास्ट फॉर्म में लिखी गई है। स्टोरीज़ मोस्टली हम पास्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, राइट। तो ये भी मैंने आपको बताया था और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मोरल स्टोरीज़ जो है उनका क्या पर्पज़ होता है, उन्होंने मैसेज डिलीवर करना होता है या आपको कोई लेसन डिलीवर करना होता है, लेसन बताना होता है, तो ये पर्पज़ होता है। लेकिन ऐसे राइटिंग का हमारा क्या पर्पज़ होता है, ये एक दफ़ा सोचिए अपने माइंड में। और ऐसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, किस तरीके के साथ हम एसेस लिखते हैं। क्या आपको लगता है कि जो एसेस हैं और वो जो स्टोरीज़ हैं वो सेम होती हैं, एक ही तरह से लिखी जाती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? ओके, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि स्टोरीज़ और एसेस जो हैं वो एक ही फॉर्म में लिखी जाएं, यानी उनका जो राइटिंग पैटर्न है वो एक ही तरह से हो, ऐसा नहीं होगा। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि स्टोरी में हम लोग नैरेटिव राइटिंग करते हैं, मोस्टली बताते हैं कि ऐसा हुआ, एक डॉग था, उसने एक गोश्त का टुकड़ा चुराया, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके साथ क्या हुआ, वो हम एक हैपनिंग डिस्क्राइब करते हैं, एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं। सो मोस्टली हम लोग नैरेटिव राइटिंग करते हैं और उसमें हमने जो लास्ट स्टोरी की थी उसमें हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की थी। बट एसेस जो हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्टोरीज़। जो स्टोरीज़ हैं उनसे ये एसेस काफ़ी डिफरेंट होते हैं। और एसेस बेसिकली लिखने का क्या मकसद होता है? जब हम बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हैं या कोई आइडिया कन्वे करना चाहते हैं अपने रीडर्स को, तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे का बेसिकली आपका यही मतलब होता है मजमून राइटिंग का, ये भी आप इतना समझ लें। और ऐसे जो हैं वो लिखने के काफ़ी स्टाइल्स होते हैं, इसमें भी नैरेटिव राइटिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि स्टोरीज़ में ही हम नैरेटिव राइटिंग करते हैं, नरेशन जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें भी ऐसा होता है जैसे आपने कुछ ऐसे पढ़े होंगे, अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, मे बी आपका 5th ग्रेड में भी था। तो ये नैरेटिव राइटिंग इसमें भी होती है। इसमें भी हम बताते हैं कि हम एक ट्रिप पर गए या हम टूर पर गए और हमने ये देखा, ये किया, राइट। और लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट मज़ीद बताऊंगी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इसमें हम करते हैं, यानी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक ऐसे है माई होम या माई कंप्यूटर, तो हम उसमें डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को कि ये मेरा घर है, ये ऐसा है, ये फ़लान लोकेलिटी में जो है मौजूद है, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मज़ीद देने के लिए बता रही हूँ, राइट। और कुछ ऐसे राइटिंग होती हैं, कुछ ऐसे राइटिंग होते हैं जिनका आर्गुमेंटेटिव स्टाइल होता है, यानी जिसमें कुछ डिस्कशन की जाती है, कोई लॉजिकल रीजंस बताई जाती हैं, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने जस्ट इनकी थोड़ी सी काइंड्स जो है ऐसे की वो डिस्कस की। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बेसिकली आप लोगों के होते हैं, जब भी आप लोगों का टर्म जो है वो कंटिन्यू होता है, उसमें आपको याद होगा कि ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स आपके आते रहते हैं। तो क्योंकि हम आज एक ऐसे पढ़ने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको ये भी थोड़ा सा एक टिप दे दूँ कि आपके पास जब ऐसे राइटिंग के लिए कोई भी ऐसे आता है, अनसीन टॉपिक है या कोई सीन टॉपिक है, तो आपने कैसे उस टॉपिक को टैकल करना है। स्टूडेंट्स, आपके पास जब भी कोई टॉपिक आता है, आपने सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, राइट। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसकी आउटलाइंस भी बना लेते हैं। एक टॉपिक आया, उसके बारे में कोई 8-10 आउटलाइंस बना लेते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। लेकिन अगर आप आउटलाइंस नहीं भी बनाएंगे, क्योंकि अभी आपका 6th ग्रेड है, 6th लेवल है, तो इट्स ओके। आपने सबसे पहले कोई भी टॉपिक आया है विच यू हैव एवर सीन और नॉट,
आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स के पास जब ऐसे आता है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए कोई भी अनसीन ऐसे आया है तो मोस्टली वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। तो आपके पास जो भी टॉपिक आता है सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, राइट। अगर कोई चीज़ है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कुछ भी है, उसकी कोई डेफिनेशन दे दें, राइट। कोई खुद से बना लें डेफिनेशन, या उस चीज़ के बारे में बता दें कि ये चीज़ है, इसके ये रीजंस हैं, ये एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले आपने ऐसे जब स्टार्ट करना होता है तो आपने इंट्रोडक्शन देना होता है टॉपिक के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है जो मेन बॉडी है ऐसे कि उसकी तरफ आते हैं, जिसमें हम रीजंस दे सकते हैं, इम्पॉर्टेंस बता सकते हैं, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में हम उसकी इम्पॉर्टेंस बताएंगे, राइट। और साथ में डिस्कशन करेंगे और रीजंस देंगे, साथ में आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है उनको डिस्कस करते हुए लास्ट में आप कंक्लूजन करते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरे पास जो ऐसे राइटिंग्स आती हैं उसमें वो क्या करते हैं, लिखा तो बहुत अच्छा होता है लेकिन एंडिंग प्रॉपर नहीं होती, विच गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो आपने क्या करना है कि एसएस में हमेशा जब स्टार्ट करना है एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने उसमें रीजंस देनी है, लॉजिकल आर्गुमेंट्स देने हैं, इंपॉर्टेंस बतानी है किसी चीज़ की, और लास्ट में एक प्रॉपर कंक्लूजन लाजमी किया करें, ठीक है। तो ये आपके ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। क्योंकि हम ऐसे राइटिंग की बात करने वाले थे, ऐसे करने वाले थे आज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको थोड़े से इसके बारे में टिप्स भी दे दूँ। तो बेसिकली आपके पास जब भी कोई ऐसे आए ना तो ये 3 एस्पेक्ट्स उसमें आपने लाजमी डिस्क्राइब करने हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस एंड देन reasons, first introduction, then importance, reasons, different aspects, and then in the last you will give the conclusion, right। तो हम आते हैं आज के ऐसे की तरफ, which is my country। my country से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला ऐसे है और आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में इंक्लूडेड है। द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ पाकिस्तान। अब आप देखें इस ऐसे में भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। माई कंट्री जो टॉपिक है उसका आपने इंट्रोडक्शन दिया कि मेरे मुल्क का क्या नाम है, सबसे पहले हम यही बताएंगे ना। द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ पाकिस्तान, इट इज़ आर डियर होमलैंड। ये हमारा जो है ये हमारा वतन है, ये हमारा प्यारा वतन है। वी लव इट मोर देन आर लाइव्स। हम इसे अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइव्स मीन ज़िंदगियाँ। अब आप देखेंगे ये वाला जो ऐसे है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। मोस्टली जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। वैसे हम पास्ट टर्म में भी करते हैं, पास्ट फॉर्म में भी करते हैं, पास्ट टेंस में भी करते हैं, लेकिन वो मोस्टली नैरेटिव राइटिंग में होता है। इट केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। ये 14 अगस्त 1947 को बना। अब आपने यहाँ पर देखे केम जो है वो कम की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। क्यों यूज़ की गई है? क्योंकि यहाँ पर हमने पास्ट के बारे में बात करनी थी, माजी का बताना था कि हमारा मुल्क इस स्पेसिफिक डेट को बना। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। कायद-ए-आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के फाउंडर हैं। एंड इलामा इकबाल इज़ आर नेशनल पोइट। और इलामा इकबाल हमारे नेशनल पोइट हैं या कौमी शायर हैं। द नेम ऑफ इट्स कैपिटल इज़ इस्लामाबाद। और हमारे मुल्क का जो दारुल खिलाफा है वो इस्लामाबाद है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची है। इट इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। ये एक एग्रीकल्चर यानी ज़रई मुल्क है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर फार्मिंग की जाती हैं, डिफरेंट फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। सो इसलिए हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर का वर्ड यूज़ किया है। बहुत से बच्चे इसे एग्रीकल्चर लिख देते हैं, ये एग्रीकल्चर वर्ड नहीं है, एग्रीकल्चरल है, राइट। लास्ट में आप देखेंगे RAL है, तो इसको एक दफ़ा अंडरलाइन कर लें, क्योंकि मैं ऐसे राइटिंग चेक करती हूँ आप लोगों की माई कंट्री, तो इसमें ये कॉमन मिस्टेक्स होती है कि बच्चे एग्रीकल्चर लिख देते हैं जबकि ये वर्ड एग्रीकल्चरल है, राइट। इट्स लैंड इज़ वेरी फर्टाइल। इसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। फर्टाइल वर्ड को अंडरलाइन करें। इट मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्रॉप्स, यानी इतनी ये हमारी जो मुल्क की ज़मीन है वो बहुत ज़रई है, बहुत ज़्यादा उसमें फसलें उग सकती हैं। उसकी जो लैंड है, ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल सीनरीज। और ये खूबसूरत मनाजिर से भरपूर है। ब्यूटीफुल सीनरीज मीन खूबसूरत मनाजिर। देर आर मैनी फैक्ट्रीज एंड हिस्ट्रिकल प्लेसेस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी सी फैक्ट्रीज़ हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, तारीख़ी मकामात हैं। देर आर 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। प्रोविंसेस मीन सूबे, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। देयर नेम्स आर पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान। अब एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि यहाँ पर जो प्रोविंसेस के नेम्स हैं
वो उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर है। जैसे पंजाब का आप देखें पी कैपिटल है, केपी की जो है वो इसी तरह से लिखा गया है, क्यों? क्योंकि वो एब्रीवेशन है खैबर पख्तूनख्वा का, इसलिए उसके आपने तीनों लेटर्स जो हैं के, पी, के वो कैपिटल लेटर, कैपिटल फॉर्म में ही लिखने हैं। देन सिंध का भी आप देख लें एस कैपिटल है, बलोचिस्तान का बी कैपिटल है, गिलगित बल्तिस्तान का जी एंड बी कैपिटल आपने लिखना है। इसको आप एक तरह से अंडरलाइन कर लें ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउंस हैं तो यूजली हम लोग इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे, राइट। दे डिफेंड द कंट्री, इट्स नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू, और इसकी कौमी ज़बान उर्दू है। उर्दू का भी आप नोटिस कर लें, यू कैपिटल लिखा हुआ है। इट्स नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू, इसकी कौमी ज़बान उर्दू है। Its forces are very brave, they defend the country against any attack. It is the home of great warriors and poets. ये हमारा जो वतन है ये बहुत अजीम जंगजू, वॉरियर्स मीन जंगजू, जो जंग करने वाले लोग होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है। एंड पोइट्स, पोइट मीन्स शायर। हमारा मुल्क जो है वो अजीम जंगजू और शायरों का वतन है। होमलैंड मीन वतन। The people of Pakistan are very brave and hospitable. Brave means बहादुर and hospitable means बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजी करने वाले। The people of Pakistan are very brave and hospitable. पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और मेहमान नवाजी करने वाले हैं। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। तो आपने एंडिंग भी देखिए कितनी प्रॉपर किया ना इस ऐसे की, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि आपने कंक्लूजन अच्छा सा करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे को मिडल में ही छोड़ देना है, एक प्रॉपर एंडिंग के साथ आपने एंड करना है कंक्लूजन के साथ। सो यू कैन सी कि यहाँ पर इन्होंने देखे कितनी अच्छे से उसको कंक्लूड किया है। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी। यू कैन राइट दिस सेंटेंस इन विद अ मार्कर, या आप एक मार्कर के साथ भी इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छा एक इंप्रेशन देगा आपकी राइटिंग को, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने माई कंट्री ऐसे जो है वो कर लिया है, और ये आप देखेंगे कि मोस्टली इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, क्योंकि ये आपने प्रेजेंट टेंस में लिखा है। ऐसे में मैंने आपको बताया मोस्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं जब हमने कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है, राइट। नेक्स्ट आज हमने करना है एप्लीकेशन नंबर 1। सो हम आ जाते हैं एट पेज नंबर 56। So we are moving towards page number 56 and we are going to do application number 1 which is application for sick leave. ये हम आज करेंगे साथ में। आपने क्योंकि आज ऐसे किया है तो मैं सोच रही थी कि ऐसे के साथ मैं एक एप्लीकेशन आपको करवा देती हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन मोस्टली इजी होती है, आप इजीली लर्न भी कर लोगे। एंड आई होप सो ये वाली एप्लीकेशन आपने पहले भी लर्न की होगी, ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में ये एप्लीकेशन करवाई गई है स्टूडेंट्स को। सो आई होप सो आपने पहले भी पढ़ी हुई है ये। तो आज हम इसे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये एप्लीकेशन आप कब लिखते हो? जब आप बीमार होते हो। और एप्लीकेशंस आपके पास जितनी भी हैं ये एप्लीकेशंस हम स्कूल के प्रिंसिपल को लिखेंगे, राइट। सो व्हेन यू आर सिक एंड यू डू नॉट वांट टू कम टू द स्कूल, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो चूंकि हमने ये एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल को लिखनी है, सो हम क्या करेंगे, हम एड्रेस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, वो ये कि द का टी कैपिटल है और प्रिंसिपल का पी कैपिटल है, जो आपने कैपिटल लेटर इसी तरह से लिखना है, राइट। आपने ऐसा नहीं करना कि द जो है वो टी आप स्मॉल कर दो और प्रिंसिपल का पी स्मॉल कर दो, विच विल बी कंसिडर अ मिस्टेक। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, द का टी कैपिटल करना है एंड प्रिंसिपल का पी कैपिटल करना है, राइट, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। जब हम नाउन्स फॉर्म करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने कोमा लगाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि अभी हमारी बात चल रही है, अभी हमने स्कूल का नेम भी लिखना है, सो हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, राइट। सो नेम देख लें, यूनिक हाई स्कूल, क्योंकि अब आप हाई स्कूल में हैं तो आप यूनिक जूनियर स्कूल नहीं लिखेंगे। 5th ग्रेड तक आप यूनिक जूनियर स्कूल लिखते आए, लेकिन अब आप लिखने वाले हैं यूनिक हाई स्कूल। और यूनिक का आपने यू कैपिटल करना है, हाई का एच कैपिटल करना है एंड स्कूल का एस कैपिटल करना है। देन यू हैव टू पुट अ कोमा। आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर सिटी। लाहौर लिखेंगे आप और उसका भी आपने एल कैपिटल करना है और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अब ये फुल स्टॉप यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो कंप्लीट हो चुका है, बात कंप्लीट हो गई है, सो दैट्स व्हाई वी हैव पुट अ फुल स्टॉप हेयर, राइट। इसके बाद आपने क्या करना है, द प्रिंसिपल यूनिक हाई स्कूल लाहौर लिखने के बाद यू हैव टू स्किप 1 और 2 लाइन्स।
आपने लेटर की ताकि फॉर्मेशन अच्छी हो जाए, कि उसका स्ट्रक्चर अच्छा आ जाए, तो आपने क्या करना है, 1-2 लाइंस लाजमी स्किप करनी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये सब आपस में मिक्स हो जाएगा। अगर आप सडनली लाहौर के बाद ही सर लिख देते हैं तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो आपने क्या करना है, जैसे आप नोट्स में देख सकते हो कि यहाँ पर गैप है, इसी तरह आपने जब लेटर राइटिंग करनी है तो आफ्टर राइटिंग लाहौर यू हैव टू स्किप 1 और 2 लाइन्स। इट इज़ अप टू यू कि आप 1 छोड़ते हैं या 2 छोड़ते हैं, वैसे एटलीस्ट आपने 1 लाइन स्किप करनी है। एंड देन यू हैव टू राइट सर और मैडम वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, एंड देन यू हैव टू पुट अ कोमा। ठीक है, सर मैडम जो मर्जी लिखें, उसके बाद आप कोमा लगा लें विद ड्यू रिस्पेक्ट। ड्यू रिस्पेक्ट मीन्स कि बहुत ज़्यादा अदब के साथ, चूँकि आप प्रिंसिपल से बात कर रहे हो विच इज़ अ वेरी डिग्निफाइड पर्सनालिटी, तो आप क्या करोगे कि आप बहुत एक कहते हैं ना इज़्ज़त और एहतराम के साथ इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। राइट, विद ड्यू रिस्पेक्ट मोदबाना गुजारिश है, आई बेग टू से, मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, दैट आई एम इल ड्यू टू बैड थ्रोट, कि मैं गला ख़राब होने की वजह से बीमार हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ड्यू टू बैड थ्रोट, गला ख़राब होने की वजह से। राइट, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी, और डॉक्टर ने मुझे नसीहत की है, टू टेक रेस्ट, कि मैं आराम करूँ। Therefore, इसीलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकती। अब आपने पहले अपनी रीज़न बता दी दैट वाई आर यू नॉट कमिंग टू स्कूल, एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब कि मैं नहीं आ सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। अब आपने इस सेंटेंस में बताना है कि आपको कितने दिनों की लीव चाहिए, 1, 2, 3 डेज़, जितने भी दिनों की चाहिए वो आप यहाँ पर लिखें। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, और मैं ये जो आपकी काइंडनेस है, ये जो आपकी फेवर है, इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार, थैंकफुल या ग्रेटफुल होंगी। सो आपने यहाँ पर थैंकफुल की स्पेलिंग एक दफ़ा नोटिस कर लें। थैंकफुल के लास्ट में स्पेलिंग्स हैं FUL, दिस इज़ नॉट FULL। मोस्टली स्टूडेंट्स जब लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, थैंकफुल के बाद फुल के स्पेलिंग लिख देते हैं, FULL कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो ये बात आप नोटिस कर लें ताकि आपकी पेपर में मिस्टेक ना हो या एप्लीकेशन राइटिंग में आपकी मिस्टेक ना हो। आपने FUL लिखना है लास्ट में। राइट, तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने 1 लाइन और स्किप करनी है, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट, बिकॉज यू आर गोइंग टू एंड योर एप्लीकेशन। तो अब आपने लिखना है योर्स ओबीडेंटली, और यहाँ पर भी आपने एक और चीज़ जो है वो बहुत कीनली नोटिस करनी है, वो ये है कि योर्स के बाद आर के बाद यानी YOUR के बाद कोई भी अपोस्ट्रोफी नहीं है। अपोस्ट्रोफी क्या होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसके ऊपर ना एक छोटा सा कोमा लगा देते हैं, विच इज़ कॉल्ड अपोस्ट्रोफी, और वो रॉन्ग है। उसका बेसिकली इंग्लिश में कोई कंसेप्ट नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने YOURS लिखना है, इसके ऊपर कोई अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी। जिस तरह से ये लिखा हुआ है यही करेक्ट है, आपने यही लिखना है। देन आपने लिखना है योर्स ओबीडेंटली। ओबीडेंटली की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोमा लगाएंगे, और फिर आपने लिखना है X फुल स्टॉप, Y फुल स्टॉप, एंड देन Z। राइट, और ये आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और इसी के पैरेलल आप देख रहे हो कि डेट लिखी हुई है। डेट आपने स्टूडेंट्स वही लिखनी है जो प्रेजेंट डे की होगी, जो प्रेजेंट डे की आपकी डेट होगी, यानी जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो, पेपर में आप लिख रहे हो या अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, वही जो डे एग्जिस्टिंग डे है, जो उस दिन की डेट है, आपने वो मेंशन करनी है। ये नहीं करना कि यहाँ पर April 8 लिखा हुआ है, सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू राइट April 8, ऐसा नहीं करना। जो आज की डेट होगी आप उसी को मेंशन करेंगे। राइट, और यहाँ पर आप देख लें डेटेड, उसके बाद आपने लिखना है April 8, यानी जो भी डेट है, कोई भी मंथ है, जैसे जून है, 20 है, 25 है, कुछ भी डेट है वो आप लिख लें, एंड देन यू हैव टू पुट अ कोमा। एक कोमा आपने लगाना है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मंथ, मंथ का नेम लिखा, उसके बाद डेट लगाई डिजिट फॉर्म में, और फिर आपने जो नेम ऑफ द ईयर है, साल का नाम है, वो आपने लिख देना है। जैसे 2020 है, सो वी हैव रिटन हेयर 2020। और ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखनी है कि आप एग्जिस्टिंग डेट लिखेंगे, जो उस दिन की मौजूदा तारीख होगी आपने वही पेपर में मेंशन करनी है। सो यहाँ तक हमने एप्लीकेशन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। आज का स्टूडेंट्स आपका यही टास्क है कि आपने ऐसे नंबर 1 विच इज़ माई कंट्री विच वी हैव टुडे डन, ये आपने आज इसको याद करना है अच्छे से, और इसको अपनी नोटबुक्स में भी लाजमी राइट डाउन करना है, ताकि आपकी रिटन प्रैक्टिस जो है वो भी साथ साथ होती जाए।
राइट। उसके बाद हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी है, आई होप सो कि बहुत ईजी आपको लगी होगी, क्योंकि ऑलरेडी भी आपने ये की होगी या पढ़ी होगी इसके बारे में, तो आपने ये भी अच्छे से लर्न करना है एंड देन यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो मैं एक छोटी सी बात के साथ एंड करना चाहूँगी, और वो ये है कि एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, वो ये कि इफ़ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स दैट इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ मज़ीद जो है आप लर्न कर रहे हैं। तो अपनी मिस्टेक से कभी भी लाइफ में मत घबराएं। ये मत सोचें कि मैं बहुत सी जब मैं लर्न करती हूँ या जब मैं लिखती हूँ या कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग करती हूँ तो मुझसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मिस्टेक से कभी भी परेशान ना हो। मिस्टेक्स जो होती हैं वो हमेशा हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाती हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाती हैं। सो अपनी मिस्टेक से हमेशा जो है मोटिवेट हुआ करें, उससे लर्न किया करें, बजाय इसके कि आप परेशान हो जाएं कि मुझसे गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमेशा जो मिस्टेक्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। तो अपनी मिस्टेक से लर्न करते हुए मज़ीद आगे बढ़ें, और इसी बात पर मैं आज का लेक्चर जो है वो एंड करना चाहूँगी। आई होप सो कि आप अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। जो भी चीज़ें हम लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, इनका भरपूर जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।